for 2 years. He is presently working with Polygon Technologies Private Limited as a .NET developer. He has excelled in C, C++, ASP.NET. Sir is pursuing with MCA from PTU. We welcome you, sir, in our dais. I would request you to please commence the session. Good morning, everybody. Today I am going to introduce about what is ASP.NET. First of all, I want to ask any questions. Why we choose ASP.NET? There are so many languages in market. Why we choose ASP.NET? To create dynamic web pages. Yeah, good. There are so many languages that support static and dynamic page also. So why we choose ASP.NET? So because ASP is a language supported in the .NET framework. Yeah. मतलब जब हम PHP पे काम करते हैं जावा के एक अलग सॉफ्टवेयर चाहिए होता है लेकिन इसके अंदर एक ही फ्रेमवर्क में हम सारा काम कर सकते हैं .NET में. Yes, good. ASP.NET means Active Server Page. हम इस ASP.NET टेक्नोलॉजी के थ्रू हम स्टैटिक एंड डायनेमिक पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स स्टैटिक एंड डायनेमिक एप्लीकेशंस. और इसमें हम दो टाइप्स के एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, लाइक एज विंडोज एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन. विंडोज एप्लीकेशन दैट मीन कि जो हमारे सिस्टम पे वर्क करता है, लाइक एज MS ऑफिस, एक्सेल से दिस टाइप के सॉफ्टवेयर, या जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे सॉफ्टवेयर चलते हैं, जैसे सपोज दैट हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर उसके रिजल्ट निकालने, स्टूडेंट के मार्क्स निकालने या उसके आई कार्ड प्रिंट करने के लिए ये विंडोज एप्लीकेशंस होते हैं. और वेब एप्लीकेशन जैसे हम किसी पर्सनल पर्पस के लिए वेब एप्लीकेशन बनाते हैं या फिर किसी ट्रेडिंग पर्पस के लिए एप्लीकेशन बनाते हैं. हम दोनों टाइप के एप्लीकेशन को हम ASP.NET में डेवलप कर सकते हैं. ASP.NET को हम क्यों चूज करें? It is a flexible language. We can say it is flexible language. It can support multiple types of language like as C#, J#, and VB.NET also. It's a product of Microsoft. Microsoft ने इसे लॉन्च किया है. इसके पहले Microsoft का एक प्रोडक्ट आया था ASP, जो मार्केट में अभी बहुत कम चल रहा है बिकॉज ऑफ देयर सिक्योरिटी. ASP में क्या होता था कि उसके पास एक ही प्लेटफॉर्म होते थे, एक ही कह सकते हैं पेजेस होते था जिसपे हम डिजाइन भी करते थे और उसी पे कोडिंग करते थे. मीन्स हमारी जो लॉजिक होती थी वो कहीं हाइड नहीं होती थी, एक ही पेज पे हमारी लॉजिक और जो भी प्रेजेंटेशंस होते थे एक ही पेज पे होता था. तो सिक्योरिटी के वजह से उसे मतलब मार्केट में उतना पॉपुलर नहीं हुआ. इसके बाद आया ASP.NET विथ C#. ASP.NEट स्टैंड अलोन नहीं है, वो C# के कॉम्बिनेशन के साथ वर्क करता है. मीन्स ASP वेयर बी डिजाइन और प्रेजेंटेशन, जो हमारा फ्रंट एंड का लेआउट होता है वो हमारे ASP पेज पे वर्क करता है. और जो उसके लॉजिक्स होते हैं वो हमारे एक C# के पेज होते हैं .cs, उस पे हम इंप्लीमेंट करते हैं. ASP execute on the server side and send output the user web browser as HTML format. आप ASP के कंट्रोल्स, ASP के जितने भी एप्लीकेशंस आप बनाते हैं वो सर्वर पे एग्जीक्यूट होते हैं, पर उसके कोड जो ब्राउजर पे एज अ HTML फॉर्म डिस्प्ले होते हैं. मीन्स कोई भी हैकर्स उसे हैक नहीं कर सकते, उसके कोड को कोई भी हैक नहीं कर सकता. कोई भी अगर जो हैकर उसे हैक भी करने की कोशिश करेगा तो वो केवल उसके HTML फॉर्मेट को पाएगा, हमारे लॉजिक को नहीं. हाँ, ASP.NET के साइट को रन करने के लिए हमारे सिस्टम पे एक सर्वर होता है IIS. अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग सर्वर होते हैं, जैसे PHP के लिए होता है WAMP सर्वर, LAMP सर्वर एंड JAM सर्वर. ऐसे ASP.NET के लिए हमारे IIS सर्वर होता है जो सिस्टम के साथ इनबिल्ड होते हैं. ASP.NET के प्रोजेक्ट उसी के थ्रू रन करता है. इट इज यूज टू क्रिएट वेब पेज एंड वेब टेक्नोलॉजीज. जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें वेब पेज और वेब टेक्नोलॉजीज भी बना सकते हैं. वेब टेक्नोलॉजी इन द सेंस की वेबसाइट, वी कैन से वेबसाइट,
जैसे ट्रेडिंग की वेबसाइट हो गई, कोई भी क्लाइंट हमें कहता है कि हमें ट्रेडिंग की वेबसाइट बनवानी है, ट्रेडिंग का जो हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड चले और हम उसके थ्रू ट्रेडिंग कर सकें। या ऑनलाइन शॉपिंग के साइट्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि हम वो उनकी टेक्नोलॉजी मेंशन कर देते हैं, उनकी फंक्शनलिटी मेंशन कर देते हैं, तो वो क्या होता है कि ऑल ओवर अक्रॉस पूरा वर्ल्ड उसे एक्सेस करता है और उनके पेमेंट उनके अकाउंट में आते रहते हैं। अब इस टाइप के सॉफ्टवेयर इसमें डेवलप कर सकते हैं। It provides a valuable tool for programmer and develop as it allow them to build static and dynamic REST web. Static means static web pages. Anybody? Static means अगर जो हम कोई पेज बनाते हैं, कोई साइट डेवलप करते हैं, अगर जो उसे हम स्टैटिक डेवलप करते हैं तो हम इन फ्यूचर उसे चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने के लिए हमें उसका पूरा लेआउट चेंज करना होता है। और डायनेमिक इन द सेंस कि हम एक बार जो लेआउट फिक्स कर दिए, कल को हमें कोई भी चेंजिंग करनी हुई तो उसके लिए हमारे पास एक अलग से पैनल होता है, हम उस पैनल में चेंज करते हैं, फ्रंट एंड पे डिस्प्ले होने लगते हैं, फ्रंट एंड में जो भी चेंजेस होते हैं वो इफेक्ट कर जाते हैं। तो स्टैटिक मीन्स कि अगर जो भी एक बार स्टैटिक कर दिया कि यहाँ पे इसके लोगोज रहेंगे कंपनी के, यहाँ मेन्यूज रहेगा, तो वहाँ पे फिक्स रहेगा, हम कल को उसे वहाँ से हटा के दूसरी जगह रिप्लेस नहीं कर सकते। पर अगर जो हम डायनेमिक साइटें डेवलप करते हैं तो उसके लिए हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कोई भी चीज़ें हम कंटेंट कहीं से उठा के कहीं भी डाल सकते हैं। हम इसमें दोनों प्रकार की साइटें बना सकते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक बोथ। स्टैटिक पेजेस में क्या होता है कि एक बार हमने एक लेआउट फिक्स किया, उसे सर्वर पे एग्जीक्यूट कर दिया, सर्वर पे रन कराया, तो क्या होता है कि जो भी हमने उसमें कोडिंग करके रखा, सपोज हमने एक बनाया टेबल सेम स्ट्रक्चर का, तो क्या होता है वो ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होके वो हमें डिस्प्ले कर देता है। उसके कोड HTML फॉर्मेट में होते हैं। कल को अगर जो उसमें कोई चेंजिंग करनी होती तो हमें क्या करता है, सर्वर से उतारने पड़ते हैं पेज को, और जहां पे चेंजिंग पर्टिकुलर स्पेस पे जाके चेंज करना होता है, फिर से अपलोड करना होता है। पर ये काम अगर जो हम डायनेमिक पेज के थ्रू करते हैं, डायनेमिक पेज में क्या होता है कि हमारे पास दो चीजें होती है, एक तो फ्रंट एंड का टेक्नोलॉजी जिसे ASP.NET बोलते हैं, और एक बैक एंड में टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसे SQL सर्वर या कोई भी डेटाबेस टाइप का, जिसमें हमारे रिकॉर्ड को सेव करके रखे, कल को इन फ्यूचर कभी भी हमें जरूरत पड़े तो उसे फेच कर सके। तो डायनेमिक पेजों के साथ हमारे दो टेक्नोलॉजी वर्क कर सकते हैं, एक ASP.NET एंड SQL सर्वर। SQL सर्वर में क्या होता है कि जो भी हमारे इंफॉर्मेशन होते हैं हम उसमें सेव करके रखते हैं, इन फ्यूचर कभी भी डिस्प्ले कराना हो तो जाके वहां से हम डिस्प्ले करा सकते हैं। पर स्टैटिक के साथ केवल एक ही टेक्नोलॉजी यूज होता है, केवल .NET, और उसमें केवल HTML के कंट्रोल यूज कर सकते हैं। डायनेमिक पेजेस में क्या होता है कि हमारे डिजाइनिंग और बैकएंड के बीच में एक इंटरफेस लगता है, प्रोग्राम इन द सेंस लॉजिक, आवर लॉजिक। हाउ कैन वी इंप्लीमेंट आवर लॉजिक विथ ASP.NET एंड SQL सर्वर। जैसे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन यूजर को डिस्प्ले कराना है और वो इंफॉर्मेशन हमारे बैकएंड में सेव पड़ा हुआ है, तो उसे फेच करने के लिए बीच में हमारे लॉजिक इंप्लीमेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। नंबर ऑफ लाइन होते हैं, उसे हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं ताकि वो SQL के डेटा को फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करा सके। पर स्टैटिक पेज में ऐसा कोई लॉजिक नहीं होती है, वहां पे स्टैटिक हमने फिक्स कर दिया कि यहाँ पे यूजर का नेम डिस्प्ले होगा, दैट्स इट, वहां पे यूजर का नेम डिस्प्ले आएगा। पर अगर जो डायनेमिक के थ्रू करते हैं तो उसमें हमें एक बीच में इंटरफेस लगाना होता है प्रोग्राम का, तो उसके लिए हमें एक प्रोग्रामिंग करनी होती है, कोडिंग करना होता है, तो जो ASP.NET में C# के थ्रू करते हैं। C# इसके साथ इंप्लीमेंट होता है। एडवांटेज, इसके एडवांटेज क्या है, जैसे अभी मार्केट में बहुत सारे लैंग्वेज चल रहे हैं, C++, C# है, VB.NET है, जावा है, PHP है। तो ASP.NET का एडवांटेज क्या है, सपोज आप लोगों ने C या C++ पढ़ के रखा होगा, उसमें अगर जो हमें एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करना है, एक इनपुट टाइप बटन बनाना है, तो हमें कम से कम 20 लाइन की कोडिंग करनी पड़ती थी। इज इट राइट? पर .NET में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है कि आपको कोडिंग लेस लाइन कोडिंग में, मिनिमम 1 लाइन की कोडिंग में आप टेक्स्ट बॉक्स जनरेट कर सकते हैं। एटलीस्ट इसने एक UI आपको प्रोवाइड कर दिया है, टूल बॉक्स साइड में होता है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसकी सारी फंक्शनलिटी देख सकते हैं। पर अगर जो हमें किसी सपोज जावा या C++ में करना हुआ तो इसके लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स कोडिंग होती है, 20 लाइन या 100 लाइन की कोडिंग करनी पड़ती है, तब जाके एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स जनरेट होता है। पर .NET में फ्लेक्सिबिलिटी है, वो आपको एक UI प्रोवाइड कर देगा, आप वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप टेक्स्ट बॉक्स या कोई भी कंट्रोल बना सकते हैं।
तो एक एडवांटेज तो ये है कि हमारी लेस लाइन कोडिंग। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन फॉर सेफ एंड सिक्योर्ड, जैसे ऑथेंटिकेशन मीन्स ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन इन द सेंस जैसे आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से यूज़र उस पर विजिट कर सकते हैं। जैसे दो टाइप्स के यूज़र होते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करते समय दो टाइप के यूज़र हम डिफाइन करते हैं। एक वो यूज़र जो फ्रंट एंड केवल एक्सेस करता है, सपोज यू आर विजिटिंग एनी साइट लाइक एज फेसबुक, तो हम फेसबुक में केवल हम कमेंट या फोटो अपलोड वगैरह कर सकते हैं, पर उसके बैक एंड प्रोसेस को हम नहीं चेक कर सकते। एक दूसरा यूज़र होता है जिसे एडमिन बोलते हैं, वो हमारे बैक प्रोसेस को भी चेक कर सकता है कि कौन सी डेटा कहाँ से आ रही है, कौन सी गार्बेज कलेक्शन है, या डेटा को पेज पे डिस्प्ले करना या नहीं। ये सारी चीज़ें ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के थ्रू होती हैं। डॉटनेट ने एक ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का इम्प्लीमेंट पैकेज प्रोवाइड करता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस उसके पैकेज को यूज़ करना होता है। ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि कौन कौन यूज़र हमारे साइट को विजिट करते हैं। तो नॉर्मल जो भी यूज़र लॉगिन करेंगे वो विजिट कर सकते हैं, पर लॉगिन के केस में हम एक चीज़ और चेक करते हैं कि कौन से यूज़र को हमें उसके प्रोसेस को चेक कराना है। सपोज कोई मॉडिफिकेशन करनी है, पेज पे डेटा आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, उसकी डेटा को हमें यहाँ पे नहीं डिस्प्ले कराना, डिलीट करना है, और या फिर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, जैसे आप साइटों पे देखते हो कोई लिंक एक्टिव होता है, 2 दिन बाद वो इनएक्टिव हो जाता है। तो ये सारी अथॉरिटी किसके पास होती है? उसका जो सेकेंड यूज़र होता है, दैट्स कॉल्ड एडमिन। एडमिन के पास उसकी अथॉरिटी होती है। तो इसके लिए ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन की एक मॉड्यूल आपको ASP.NET प्रोवाइड करता है, जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए बेटर होता है। बेटर परफॉर्मेंस जस्ट इन टाइम कंपाइलर एंड कैचिंग सर्विस, जैसे कंपाइलर तो पढ़ा होगा, C# में टर्बो, C++ कंपाइलर होता है, सबके अलग अलग कंपाइलर होते हैं। .NET का कंपाइलर होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये क्या करता है, जो भी कोडिंग होती है, जैसे हमने बताया कि ASP.NET बहुत सारे लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, तो सारे लैंग्वेज के इम्प्लीमेंट कंपाइलर होते हैं। जैसे हमने C# का कंपाइलर लगा दिया, या फिर VB.NET का है, तो सारे कंपाइलर को जस्ट इन टाइम, जो भी कंपाइलर होते हैं उसके जो नेटिव कोड जनरेट होते हैं, जस्ट इन टाइम क्या करता है, उसे ASP.NET के प्लेटफॉर्म पे रनिंग करने के लिए उसे कंपाइल करता है। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है जो सारे लैंग्वेज को इंटीग्रेट करके .NET के लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करता है। रिच टूल बॉक्स मीन्स हमारे पास एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे टूल्स प्रोवाइड हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स हो गए, इनपुट टाइप के हो गए, या फिर सिलेक्शन कंट्रोल हो गए, जैसे रेडियो बटन होते हैं और चेक बॉक्सेस होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रोल, फ्लेक्सिबल कंट्रोल प्रोवाइड किए हैं जिसके लिए हमें लेस लाइन कोडिंग करनी पड़ती है, मिनिमम 1 लाइन या 2 लाइन। कोड बिहाइंड कोडिंग, अभी मैंने बताया कि इसके पहले माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट था ASP, जिसकी डिजाइनिंग भी उसी पेज पे होती थी और कोडिंग भी उसी पेज पे करते थे। पर ASP.NET विथ C# में क्या होता है कि एक कोड बिहाइंड पेजेस आते हैं, दैट्स कॉल्ड द C# पेज। मीन्स लॉजिक हमारी बैक एंड में सेव होके रखती है, फ्रंट एंड में हमारे प्रेजेंटेशन लेयर होते हैं, जो भी हमें डिस्प्ले कराना होता है, जो भी हमारे डिजाइंस होते हैं, वो प्रेजेंटेशन लेयर होता है, वो ASP.NET में चलते हैं। पर उसकी जो कोड बिहाइंड कोडिंग होती है, लॉजिक जो होते हैं, वो C# के पेज पे इंप्लीमेंट होते हैं। मीन्स 2 अलग अलग पेजेस बनते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर और एक एक्सेस लेयर बोलते हैं उसे। जो हमारे लॉजिक्स होते हैं वो यूजर को विजिबल नहीं होंगे, किसी कहीं भी एक्सेसिबल नहीं होते हैं, जिसमें हम ओप्स के कॉन्सेप्ट वगैरह यूज करते हैं। सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, इसमें एक प्रॉब्लम्स आते हैं कि जो भी इसके कंट्रोल, जैसे आपने स्टैटिक वेबसाइट तो देखा होगा, एक स्टैटिक वेबसाइट और एक डायनेमिक वेबसाइट को ओपन करने में अगर जो टाइम का देखा जाए, टाइम ड्यूरेशन, तो एक स्टैटिक वेबसाइट बहुत जल्दी ओपन हो जाती है साइट पे या ब्राउज़र पे, और एक डायनेमिक वेबसाइट लोड होने में टाइम लगता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि जो डायनेमिक वेबसाइट होते हैं वो सर्वर लैंग्वेज पे डेवलप होते हैं, सर्वर साइड लैंग्वेज, जैसे ASP.NET हो गया, जावा हो गए, PHP हो गए, सारे सर्वर साइड लैंग्वेज होते हैं। तो उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले वो सर्वर को रिक्वेस्ट देता है। जैसे भी हम कोई भी पेज को ओपन करते हैं तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाता है सर्वर को, सर्वर उस रिक्वेस्ट को ग्रांट करके रिस्पॉन्स देता है। तो सेम प्रोसेस इसके लिए होता है, पर स्टैटिक वेबसाइट के लिए कोई सर्वर की जरूरत नहीं होती है, और डायरेक्ट, चूंकि उसके पास कोई भी सर्वर लैंग्वेज यूज नहीं होता है, HTML सर्वर लैंग्वेज नहीं होता है, HTML एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं उसे, उसके लिए किसी सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हमारे लोकल सिस्टम पे एग्जीक्यूट होता है।
पर अगर जो सर्वर साइड लैंग्वेज में डेवलप हुआ कोई भी एप्लीकेशन तो उसे ओपन होने में टाइम लगता है, क्योंकि वो सबसे पहले रिक्वेस्ट सर्वर को भेजता है, सर्वर उसके रिक्वेस्ट को ग्रांट करता है, फिर उसका रिस्पॉन्स देता है, तो इसमें टाइम लगते हैं। तो जो भी ये ASP.NET या जो सारे लैंग्वेज इस तरह मार्केट में चल रहे हैं सारे सर्वर साइड लैंग्वेज होते हैं। तो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, सो इट्स कोड एग्जीक्यूट ऑन द सर्वर बिफोर इट सेंड टू द ब्राउजर। हमें आउटपुट देने से पहले इसके सारे कोड सर्वर पे एग्जीक्यूट होते हैं। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, ASP.NET लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, मतलब आपको मल्टीपल ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। आप किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हो जिसमें ASP.NET सपोर्ट करता है, जैसे C#, VB.NET, J#, C++, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस इसमें आप इसकी कोडिंग कर सकते हैं। सबके अलग अलग कंपाइलर्स होते हैं। ASP.NET make for easy development. There is no need to register component because the configuration information is built in. ASP.NET के थ्रू जो भी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं सब इसके साथ इम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे आपने जावा में एक पैकेज सुना होता है एप्लेट, जावा का एप्लेट पैकेज हमें उसके लिए पहले रजिस्टर करना होता था, तब जाके हम एप्लेट पैकेज को यूज कर सकते थे। जैसे या फिर आपने C++ में पढ़ा होगा हेडर फाइल बनाना। कोई भी अगर जो एप्लीकेशन अलग से आपको बनानी होती सबसे पहले उसका हेडर बनाते थे, एक लाइब्रेरी बनाते थे, फिर एक्सेस करते थे। पर .NET में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है, सारी चीजें इंप्लीमेंट करके दिया है जो मैक्सिमम हमें डेवलप करने के लिए यूज होते हैं। इजिली वर्क विथ ADO.NET यूजिंग डेटा बाइंडिंग एंड पेज इन्फॉर्मेटिंग फीचर्स। जैसे सर्वर साइड लैंग्वेज में आपको बैकएंड में ये ऐसा नहीं कि आप इसके साथ SQL यूज कर सकते, कोई भी बैकएंड में कोई भी डेटाबेस यूज कर सकते हैं, जैसे OLEDB, MS Access, ODBC, JDBC, 3-4 टाइप्स के ये कनेक्शन ब्रिज होते हैं। OLEDB में क्या होता है कि ओरेकल्स आते हैं, MS Access होता है OLEDB में MS Access आते हैं, JDBC में ओरेकल्स आते हैं, ठीक है। और इसके साथ इम्प्लीमेंट लाइब्रेरी होती है SQL सर्वर की। आप SQL सर्वर के कोई भी वर्जन को इसके साथ यूज कर सकते हैं। .NET आर्किटेक्चर, मतलब .NET फ्रेमवर्क पे यूज करने से पहले उसके पहले हम उसके बारे में आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे कि ये आखिर वर्क कैसे करता है। .NET के लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म होता है जो माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया, विजुअल स्टूडियो। .NET आर्किटेक्चर विजुअल स्टूडियो पे वर्क करता है। उसके अंदर कई सारे फीचर्स होते हैं, जैसे लैंग्वेज कंपाइलर, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम और बेस क्लास लाइब्रेरी। लैंग्वेज कंपाइलर, जैसे आप लोगों को मैंने पहले बताया कि ये कई सारे लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और सबके इम्प्लीमेंट कंपाइलर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं लैंग्वेज कंपाइलर के थ्रू, ये इम्प्लीमेंट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ASP.NET के अंदर। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, सपोज आपने चूज किया कि हमें C# में कोडिंग करनी है, तो C# की इन्वायरमेंट क्या होगा, C# में डिक्लेरेशन कैसे होते हैं, उसके वेरिएबल यूज कैसे करते हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है, ये सारा डिपेंड करता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम में। और एक होता है .NET बेस क्लास लाइब्रेरी, मीन्स आप जो भी एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हैं उसके लिए क्या क्या लाइब्रेरी यूज करनी पड़ सकती है, तो ये सारी लाइब्रेरी यूज होती है बेस क्लास लाइब्रेरी के अंदर। इसमें बहुत सारे लाइब्रेरी इंप्लीमेंट होते हैं। अगर जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यूज करनी है, जैसे आप इसके बैकएंड में ओरेकल यूज करना चाहते हैं, तो ओरेकल के लिए अलग से आपको लाइब्रेरी इंप्लीमेंट करना होता है। एक चीज़ और बता दें, .NET के अंदर आप किसी भी लैंग्वेज में डेवलप एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, मतलब आप चाहते हो कि हमें PHP में डेवलप एक सर्विस है उसे हम .NET के अंदर यूज करें, तो आप उसकी सर्विस को भी यूज कर सकते हैं, या किसी के भी सर्विस को, गूगल हुआ या याहू हुआ, आप किसी भी सर्विस को आप इजिली यूज कर सकते हैं। सबके लिए इसने ऐसा इन्वायरमेंट बना के रखा था कि आप किसी भी लैंग्वेज में डेवलप एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। जैसे आपने साइटों पे देखा होगा ट्रांजैक्शन का, जब भी आप पे करते हैं, सपोज IRCTC में आप कोई पे करते हैं, तो उसके लिए जो पे का ट्रांजैक्शन होता है कि हम नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करेंगे या किसी बैंक के थ्रू पे करेंगे, तो ये सारे सर्विसेज बने होते हैं, ऑलरेडी बने हैं, हमें इसके लिए परचेज करना होता है और अपने साइट में इंप्लीमेंट करना होता है। तो इसके लिए बहुत इजी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है .NET कि आप किसी भी लैंग्वेज में डेवलप सर्विस को यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज कंपाइलर, जो पहली आर्किटेक्चर का फीचर्स है लैंग्वेज कंपाइलर, उसमें होता क्या है,
वी कैन यूज मल्टीपल डॉटनेट लैंग्वेज विद इन अ सिंगल डॉटनेट एप्लीकेशन। मीन्स आप एक एप्लीकेशन में मल्टीपल लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं, सी शार्प या बीबी डॉट नेट। एक चीज और, अगर जो हम डॉट नेट में एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो हमें मल्टीपल लैंग्वेज की क्या जरूरत पड़ सकती है? एनीबॉडी? जैसे हम कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, उसमें हमें मल्टीपल लैंग्वेज की क्यों जरूरत पड़ेगी? हमारे पास डॉट नेट है, हमें मल्टीपल लैंग्वेज की क्यों जरूरत पड़ेगी? जैसे आपने जावा स्क्रिप्ट का नाम सुना है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। HTML का नाम सुना है, वो भी डिजाइन के लिए यूज होती है। तो इन दोनों को साथ में लेके चलना होता है। प्लस अगर जो हमें सी शार्प के साथ VB.NET भी यूज करना है तो हमें VB.NET भी डेवलप करना पड़ता है, VB.NET की लॉजिक आनी चाहिए। तो इसके लिए कई सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो डॉटनेट के अलावा VB.NET या अदर एप्लीकेशन में इजिली डेवलप किए जा सकते हैं। इसके लिए हमें लैंग्वेज कंपाइलर की जरूरत पड़ती है, ये उसका इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। सपोज कोई एप्लीकेशन आप बना रहे हैं जो डॉटनेट में बहुत ही टिपिकल है, उसमें डेवलप करना थोड़ा सा टिपिकल है, और VB.NET भी इजी है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, VB.NET में डेवलप करके उस एप्लीकेशन को अपने एप्लीकेशन में यूज कर लेंगे। सपोज आपने साइटों पे देखा होगा RSS फीड आते हैं, RSS फीड होते हैं, या साइटों पे देखते हैं कि कितने यूजर विजिट कर रहे हैं। तो इन सब के लिए जो एप्लीकेशन बैकएंड में चलता है वो जरूरी नहीं है डॉटनेट में डेवलप हो, वो कई सारे किसी भी लैंग्वेज में डेवलप होते हैं, बस उसको यूज करना होता है। तो सारी की फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करता है। द माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइडेड लैंग्वेज आर VB.NET, C Sharp, Script.NET, C++, J++, etc. थर्ड पार्टी लैंग्वेज लाइक पर्ल, पाइथन, पास्कल, एप्पल कोड, कोबोल, ये सारे लैंग्वेज भी प्रोवाइड करता है। पर्ल, पाइथन, आपने पाइथन वगैरह कोई पढ़ा है? पर्ल, पाइथन वगैरह कोई लैंग्वेज? अच्छा, कोई बता सकता है कि हमारा फेसबुक किस लैंग्वेज में डेवलप हुआ है? PHP एंड .NET। PHP के साथ साथ उसके साथ पर्ल और पाइथन भी यूज हुए हैं। जैसे हम देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि फेसबुक ऐप को गेम प्रोवाइड करता है खेलने के लिए, वो गेम हमारे पाइथन में बने होते हैं, पर्ल और पाइथन में बने होते हैं। ऐड के लिए तो मैंने बताया RSS फीड या ऐड के लिए अलग से आपको गूगल फ्री प्रोवाइड करता है ऐड। तो फेसबुक PHP, मैंने बताया ना, फेसबुक PHP प्लस पर्ल, पाइथन, कई सारे लैंग्वेज को मिला के बना है। जो गेम के साइट, गेम जो उसके होते हैं पर्ल और पाइथन से मिलके बने हैं उसके। पर वो फेसबुक का एप्लीकेशन, आप चेक कर सकते हो, वो फेसबुक के एप्लीकेशन है। मिनी क्लिप्स तो होते हैं, आपको पेज पे उसकी लिंक होती है, आप उसके अंदर जाके चेक करते हैं तो वो फेसबुक का ही एप्लीकेशन डेवलप होता है। वो फेसबुक का एप्लीकेशन है जो पर्ल और पाइथन में डेवलप होते हैं। It provide a common runtime environment, the execution of code written in any of the .NET language। इसके पास .NET आपको एक कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे आप करंटली किसी एप्लीकेशन पे डेवलप करने जा रहे हैं, आपने चूज किया कि हमें ASP.NET विद C Sharp के थ्रू डेवलप करना है, तो उसके लिए ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि जैसे इसका इन्वायरमेंट इन द सेंस, जैसे आप C++ में कोडिंग कर रहे थे तो उसमें इंटीजर के लिए INT लेते थे, कैरेक्टर के लिए CHAR, तो ये सारी डेफिनेशन कहाँ से मिलती थी? उसके कंपाइलर के थ्रू या उसका रन टाइम इन्वायरमेंट के थ्रू। ऐसे .NET का भी कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, जो आप जिस लैंग्वेज पे डेवलप करने जा रहे हैं उसका इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है। कि आप अगर जो C Sharp में डेवलप कर रहे हैं तो इंटीजर के लिए INT 16 या 32, जो भी आपका 64, 3 टाइप्स के इंटीजर प्रोवाइड करता है। कैरेक्टर या स्ट्रिंग, जो भी उसके सिंटैक्स होते हैं उसके इन्वायरमेंट ये प्रोवाइड करता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। इसमें सिक्योरिटी 2 टाइप्स की होती है, रोल बेस्ड सिक्योरिटी एंड कोड एक्सेस सिक्योरिटी। रोल बेस्ड सिक्योरिटी मींस, अब इसके पहले मैंने आपको बताया कि इसमें 2 टाइप, जब भी कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो यूजर एंड एडमिन होते हैं। ये एक ही यूजर होते हैं पर उनके 2 रोल होते हैं, एक एडमिन और एक यूजर। चूंकि जो भी एप्लीकेशन डेवलप करता है वो दोनों एंड से जाके चेक करता है, वो खुद यूजर बन के भी चेक करेगा और एडमिन बन के भी चेक करता है। तो हम इसे बोलते हैं रोल बेस्ड सिक्योरिटी। मीन्स हम उस यूजर को 2 रोल असाइन करते हैं कि जब भी वो यूजर इस साइट पे विजिट करेगा, जब भी साइट पे लॉगिन होगा, तो उसके पास 2 रोल होंगे, या तो एडमिन का रोल या यूजर का रोल। अगर जो एडमिन के रोल से एक्सेस कर रहा है
तो वो उसके फंक्शनैलिटी को चेक कर सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, चीज़ें अगर जो उस पर दिख रहा है गार्बेज तो उसे हटा सकता है। पर अगर जो यूज़र के रोल से एक्सेस कर रहा है उसे, तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। ये सारी सिक्योरिटी हमें इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। इसके लिए आपको पैकेज मिलता है .NET का सिक्योरिटी पैकेज। एक होता है कोड एक्सेस सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन बना के सर्वर पे डिप्लॉय कर रहे हैं, तो कोई भी हैकर चाहेगा तो उसे ओपन करने की कोशिश करेगा। तो इसमें आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड है कि उसके कोड को सिक्योर कर दो, मीन्स उसकी DLL बना दो। DLL का नाम सुना है? डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। ये क्या करता है कि सारे कोड का एक DLL बना देता है, और DLL सिक्योर होता है, उसे कोई भी ओपन नहीं कर सकता। तो इसमें एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड होता है कि आप अपने एप्लीकेशन को DLL में कन्वर्ट कर सकते हो, और DLL में कन्वर्ट करके उसे डिप्लॉय कर देंगे सर्वर पे। गार्बेज कलेक्शंस, जैसे आप लोगों ने C या जावा में भी कोडिंग किया होगा, गार्बेज कलेक्शन पे ध्यान नहीं दिया होगा। जैसे हम कोई भी इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो उसका अगर जो बैकएंड प्रोसेस देखा जाए, मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो मेमोरी में जाके इंटीजर अगर जो 2 बाइट की जगह रिजर्व करता है, वो जाके वहां पे रिजर्व करता है। पर अगर जो इंटीजर का उसका स्कोप उस पेज से हट गया, मतलब अगर जो हमारा एक हमने दिया इंटीजर टाइप का वेरिएबल, उसमें सम नाम की वैल्यू कॉल कर दी, उसमें वैल्यू असाइन हो गई, जब भी वो मेथड डिस्ट्रॉय होता है तो वो वेरिएबल जो रिजर्व स्पेस होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। तो इसके लिए अदर लैंग्वेज में कोई ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं थी, उसे हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ता था, जिसका नाम था डिस्ट्रक्टर। आप लोग कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर का नाम सुना होगा। पर .NET में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का ऑप्शन है। वो जब भी आपका स्कोप जब तक रहेगा पेज पे, तब तक उसके स्पेस को एलोकेट करके रखता है, और जैसे ही आपका ऑपरेशन खत्म हुआ, प्रोसेस एंड हुआ, उसके स्पेस को फ्लश कर देता है। अब वो स्पेस दूसरे वेरिएबल के लिए रिजर्व हो जाएगा। लैंग्वेज इंटीग्रेशन, मतलब आप में अगर जो HTML या जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोडिंग करके रखा है, उसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, उसके लिए बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके रखा है लैंग्वेज इंटीग्रेशन के थ्रू। मल्टीपल वर्जन सपोर्ट DLL EXE, मतलब आप इस एप्लीकेशन में किसी भी वर्जन की प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी वर्जन के DLL को आप इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने वो पेमेंट के लिए ऑप्शन लगाते हैं, पेमेंट गेटवे आपको लगाना होता है। बहुत सारी साइटें डेवलप हुई हैं जिसमें पेमेंट लगते हैं, तो पेमेंट के कई सारे वर्जन आते हैं। चूंकि डे बाय डे उसकी टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो उनके वर्जन अपग्रेड होते रहते हैं। तो अगर जो आपने .NET में कोई एप्लीकेशन ऑलरेडी डेवलप करके रखा है, और जो पेमेंट आपने लगाया पेमेंट गेटवे, सपोज वो ओल्डर वर्जन में है, अब उसने नया वर्जन लॉन्च कर दिया, तो आपको नया वर्जन इंटीग्रेट कैसे करना है। तो ये सारे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कोई भी वर्जन उस पर लाके चला सकते हैं। कई सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं कि हमारा ओल्डर वर्जन में डेवलप है, तो न्यूअर वर्जन में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आता है। तो इसमें ऑटोमेटिक वर्जनिंग का सपोर्ट है। किसी भी लैंग्वेज, किसी भी वर्जन को आप ऑटोमेटिक इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, अभी मैंने बताया कि जैसे आप जो भी फंक्शन या जो भी ऑब्जेक्ट पेज पे क्रिएट करते हैं, या जो भी वेरिएबल यूज करते हैं, उसका स्कोप तब तक रहता है जब तक आपके ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वो स्पेस फ्लश हो जाता है, और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वो रिजर्व होते हैं। तो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट इसके साथ होता है। नो इंटरप्रेटर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर प्रोड्यूस अ नेटिव कोड ड्यूरिंग द प्रोग्राम इंस्टॉलेशन और एट रन टाइम। इसमें इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं होती है, इसमें जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है। जो भी आपके नेटिव कोड्स होते हैं, जो भी इसका नेटिव कोड होता है, उसको ASP.NET के प्लेटफॉर्म में रनिंगेबल बनाने के लिए जस्ट इन टाइम कंपाइलर यूज होता है। थ्रेडिंग में क्या होता है कि जैसे आपके पास